देखिए, वैसे तो विधानसभा चुनाव 2025 में होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही विभिन्न दलों के नेताओं में इस चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच प्रशांत कुमार, जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, प्रशांत किशोर ही नहीं, वरिष्ठ आईपीएस विकास वैभव इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। ऐसा नहीं है कि वह बहुत उलटफेर हो जाएगा, लेकिन जातीय और दलीय बंधन तोड़कर लोग जिस हिसाब से प्रशांत किशोर और वरिष्ठ आईपीएस ये विकास वैभव जी के साथ चलते जा रहे हैं, उनका कारवां बढ़ता जा रहा है, वह निश्चित तौर पर आने वाले समय में नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी जरूर है। जिस तरह 2020 में चिराग मॉडल या चिराग का जो कारनामा रहा, जिसके कारण नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, कमोवेश वही स्थिति अगर आगामी विधानसभा 2025 में देखने को मिले तो शायद आश्चर्य का विषय किसी के लिए नहीं होना चाहिए। देखिए, सीएम नीतीश कुमार द्वारा राज्यपाल से मुलाकात किया गया और जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बनता जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जब जब नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करते हैं तब अटकलों का बाजार गर्म जाता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वह पाला बदलने के लिए ही राज्यपाल से मुलाकात करने के, हो सकता है ऐसा नहीं भी हो, लेकिन वो मतलब रह कर बीजेपी को आंख दिखाते रहे। वो स्वयं बीजेपी की आलोचना तो नहीं करते हैं, वो विभिन्न मंचों पर कहते रहे कि और कसम खाते रहे कि अब वो ताउम्र बीजेपी के ही साथ रहेंगे। लेकिन जिस तरह से उनके मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा का बयान आया है, उनका स्पष्ट करना अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो इस बार बीजेपी बिहार में 0 पर आउट हो जाती। जाहिर तौर पर मतलब उनके मंत्री यह अपनी हैसियत, अपनी पार्टी की हैसियत या नीतीश कुमार की हैसियत का एहसास बीजेपी वालों को कराते रहे। इस बार मतलब कल झमाझम बारिश के बीच नीतीश कुमार राज्यपाल के पास मिलने गए। उनका मुख्य मकसद क्या था यह स्पष्ट तौर पर कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि वह प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ही राज्यपाल से मिलने के लिए कल गए थे। देखिए, सीएम नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने का जो सरगर्मी है, जो मामला है, तेज होते नजर आ रहा है। लेकिन इसको लेकर जदयू के कोई भी शीर्ष नेता इस बात को लेकर कहीं ना कहीं क्लियर करने से कहीं ना कहीं मुकरते हुए नजर आते हैं। देखिए, निशांत कुमार अध्यात्म में दिलचस्पी रखते हैं, राजनीति में दिलचस्पी नहीं, ऐसा वो कहते रहे। लेकिन यह सियासी जानकारों का कहना है कि जब इस बीच में एक बात उठी कि सीएम नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो इस बीच ये निशांत कुमार मतलब जेडीयू के आर्थिक हिसाब किताब यानी कि लेखा जोखा वो देखते रहे। कहीं न कहीं अंदर से जो खबर आ रही है कि पार्टी का संचालन निशांत कुमार ही कर रहे हैं। अब वो राजनीति में आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, यह अभी भी द्वंद्व का विषय है। लेकिन ये जोर शोर से चर्चा है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आएंगे। अब रही बात कि जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व इस बात को कबूलने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका कारण है कि निशांत कुमार अगर जेडीयू में मतलब सक्रिय भूमिका अदा करते हैं तो जो अभी तक समर्पित भाव से नीतीश कुमार के लिए काम करते रहे, कुछ ऐसे नेताओं की हैसियत कम होगी पार्टी में और ये असंतोष का भाव जो उपजेगा वो जेडीयू के सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए थर्मामीटर लगाया जा रहा है। ये जेडीयू के समर्पित नेताओं का नब्ज टटोला जा रहा है कि निशांत कुमार अगर सक्रिय राजनीति में आते हैं तो क्या असंतोष की स्थिति उभरेगी या नहीं उभरेगी, एडजस्ट मतलब करेंगे सभी पार्टीजन या नहीं करेंगे। लेकिन यह तय है कि देर सवेर निशांत कुमार जेडीयू में आएंगे और मुझे जो लगता है और जो ये सियासी जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी निशांत कुमार ही होंगे। फिर तो वंशवाद जो शब्द है वो क्या खत्म हो जाएगा या चलता रहेगा? देखिए, वंशवाद और परिवारवाद पर नीतीश कुमार हमला करते रहे हैं
पीएम नरेंद्र मोदी भी हमला करते रहे हैं, लेकिन वंशवाद राजनीति में, कम से कम राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद एक ऐसा रोग है जिस रोग से मतलब लगभग सभी ग्रसित हैं। और मतलब हर नेताओं की यह चाहत होती है कि मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बेटा के बाद उसका बेटा, मतलब ये परिवारवाद नेहरू खानदान से चला आता रहा है। और परिवारवाद या वंशवाद पर काबू पाना कम से कम राजनीति में असंभव है। जाहिर तौर पर ये निशांत जेडीयू में आएंगे और उस समय फिर नीतीश कुमार परिवारवाद और वंशवाद पर बोलना बंद कर देंगे। सर, बिहार में विधानसभा जो चुनाव है वो क्या समय होगा या उससे पहले होगा, ऐसा कुछ? देखिए, नीतीश कुमार इस बार जो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आए, उन मतलब ऐसा सियासी जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार की चाहत यही थी कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव। ऐसा इसलिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जिस तरह का दर्द दिया है, उस दर्द से नीतीश कुमार आज भी परेशान हैं। बात अलग है कि इस लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी का जो ये परफॉर्मेंस रहा वह अतुलनीय है। अतुलनीय इस मामले में कि 17 लोकसभा में बीजेपी के कैंडिडेट थे और 16 पे ये जेडीयू के थे, दोनों को 12-12 आया। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की चाहत अब भी है कि वह समय से पहले विधानसभा का चुनाव हो जाए। ऐसा इसलिए कि ये प्रशांत किशोर का कारवा जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वरिष्ठ आईपीएस विकास वैभव जी का कारवा आगे बढ़ता जा रहा है, वह निश्चित तौर पर नीतीश सरकार के लिए, नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए ज़्यादा ये खतरे की घंटी है। बात अलग है कि इसका प्रभाव आरजेडी पर भी पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर असर पड़ेगा तो जेडीयू पर। और प्रशांत किशोर जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी के लिए, एकदम लगता है कि वो ये चिराग पासवान के तरह, जिस तरह से चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव में किए थे, कमोबेश उसी लीग पे प्रशांत किशोर चल रहे हैं। और लगता है कि वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और करेंगे भी, और जेडीयू को नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, बिहार में कुशवाहा जाति को लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है और काफ़ी तेज़ भी हो गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस बार के लोकसभा चुनाव में लालू तेजस्वी ने जो कुशवाहा कार्ड खेला, उसका व्यापक असर हुआ। 7 कुशवाहा कैंडिडेट को उतारा गया और कहीं न कहीं ये कुशवाहा समाज की का रुझान कहिए, गोलबंदी कहिए, आरजेडी के पक्ष में हुआ। इससे एनडीए खेमा बहुत चिंतित है। एनडीए को लगता है कि कुशवाहा कहीं छिटक कर वो आरजेडी के पाले में नहीं चला जाए। इस लेकर आप देख रहे होंगे कि ये काराकाट से चुनाव हारने वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा बीजेपी की तरफ से राज्यसभा भेजने की घोषणा की गई है। दूसरी तरफ भगवान सिंह कुशवाहा को जेडीयू के द्वारा वो विधान परिषद में भेजा जा रहा है। कुशवाहा समाज को साधने की रणनीति पर बीजेपी और जेडीयू दोनों काम कर रही है। और अभी की जो वर्तमान जो स्थिति है राजनीति की, जेडीयू और बीजेपी का दिल नहीं मिला है। दोनों एक दूसरे से हाथ जरूर मिला रहे हैं, दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे के विरुद्ध हाथ जरूर मिला रहे हैं, लेकिन दिल नहीं मिला है। आप देख लीजिए सम्राट चौधरी जी की हुई, देख लीजिए सम्राट, जिसमें ये नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में गए थे, उस समय सम्राट चौधरी ने एक घोषणा किया था कि जब तक नीतीश कुमार को वो सत्ता से हटा नहीं देते हैं, तब तक वो अपना मुरेठा पगड़ी जो भी नहीं उतारेंगे। लेकिन देख लीजिए अयोध्या जाकर उन्होंने पगड़ी उतारा। तो मतलब ये अब नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक औकात का एहसास बीजेपी को करा रहे हैं और बीजेपी वाले अपनी राजनीतिक क्षमता का एहसास नीतीश कुमार को करा रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच यही है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए वाली स्थिति है। रह रह कर जंगल राज की बातें सामने निकल कर आ रही है और चर्चा का विषय है। तो ये जो जंगल राज है, ये एक्चुअली में जंगल राज किसको कहते हैं? देखिए, जंगल राज
मतलब किसी पार्टी के लोगों ने जंगल राज मतलब लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज कहा गया था। जंगल राज की संज्ञा किसी पार्टी के नेताओं ने नहीं दी थी। ये कोर्ट के द्वारा लालू राबड़ी के शासनकाल पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि ये जंगल राज है। अब देखिए जंगल राज क्या है कि उस समय अराजक स्थिति थी। उस समय कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उस समय घुटना से बड़ा कुर्ता जो पहनते थे कमोबेश वही शासन प्रशासन चलाते थे। आज के समय में ऐसी स्थिति नहीं है। जंगल राज उस समय भी था, आज भी मंगल राज आ गया ऐसी बात नहीं है। आज भी लगभग उसी तरह से अपराध हो रहा। लेकिन उस समय के मतलब लालू राबड़ी के शासनकाल और अभी के शासनकाल में अंतर यही है कि उस समय बड़े बड़े अपराधी को बचाने के लिए बड़े बड़े नेता थाना तक और ये एसपी तक पहुंचते थे और उसको बचा ले जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में मतलब छोटे छोटे अपराधियों को की बात को छोड़िए, बड़े अपराधियों को बचाने के लिए भी चाहकर भी ये नेतागण आगे नहीं आ पाते हैं। और ऐसे भी नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। तो कह सकते हैं कि जंगल राज अब है नहीं, और जंगल राज से डरा डरा के ये नीतीश कुमार अब तक शासन करते रहे, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जंगल राज से मुक्ति नीतीश कुमार ने ही दिलाई। लेकिन जंगल राज खत्म हो गया ये कदापि नहीं कहा सकता है। अब समय बदल गया है। वो जंगल राज कहते कहते लगभग 19-20 वर्ष नीतीश कुमार शासन कर लिए। अब जो देखिए जब उस लालू राबड़ी के शासनकाल के बाद यानी 2005 के बाद का जो जनरेशन है, जो या इस बार वोट किए या अगले बार वोट करेंगे, उन्होंने जंगल राज देखा नहीं है। उनके माता पिता या दादा उनको बताते रहे हैं कि जंगल राज ये था वो था, जंगल राज में ऐसा होता था वैसा होता था। तो अब के जो वोटर हैं, अब जो मान लीजिए इस बार ये मतदान किए अगले बार करेंगे, उनको जंगल राज से मंगल राज से कोई मतलब नहीं। उनको चाहिए रोजगार राज, और रोजगार राज की परिपाटी या परंपरा नो डाउट ये तेजस्वी यादव ने शुरू की। और आप देख रहे होंगे कि अब जंगल राज मंगल राज छोड़ के अब ये रोजगार राज की गाड़ी को नीतीश कुमार भी आगे बढ़ा रहे हैं। अब देख रहे होंगे कि ये नौकरियों का पिटारा खुल गया। अब चूंकि नीतीश कुमार को भी पता है कि अब जंगल राज और मंगल राज को परिभाषित करके हम अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सकते हैं। और अब ऐसे भी नीतीश कुमार की अंतिम पाली है, तो आने वाले समय में निशांत कुमार के हाथ में पार्टी की बागडोर देख के, सत्ता का बागडोर देख के नीतीश कुमार चाहेंगे कि रोजगार राज शुरू हो। और लगता है कि अब रोजगार राज आने वाला है या आ गया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नौकरियों का पिटारा खुल गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि अभी जंगल राज चल रहा है या रोजगार राज चल रहा है। क्योंकि जंगल राज कहा जाता था, अब उसी जंगल राज को कहीं ना कहीं रोजगार राज में परिवर्तन करने का एक प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आप अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। अब तक के लिए धन्यवाद।